सब आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन करवाया जाता है, चाहे आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट, पीजीटी या फिर आपके एनसीईआरटी क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और एमए के भी सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाता है। तो अभी हम लोग जो सिलेबस को कवर कर रहे हैं वो है हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस। उसका हर एक टॉपिक को मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक बहुत ही इजी वे में ला सकूँ, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी हो और आपके लिए ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में संस्कृति के विभिन्न रूपों के संदर्भ में देखेंगे। आज का क्लास सेकेंड पार्ट है इसका, और बाकी जितने भी संस्कृति के रूप बचे हुए हैं उसको हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को क्लास से हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच से ज़्यादा से शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आज का जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है गरीबी की संस्कृति। ये संस्कृति के विभिन्न रूपों के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी ये रूप है इसमें क्या होगा कि आपका एग्जाम में पूछेगा कि जैसे गरीबी की संस्कृति, तो ये कौन से समाज शास्त्री ने इसकी अवधारणा दी है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जो राइट आंसर है उसको आपको टिक लगाना होगा। तो गरीबी की जो संस्कृति है ये ऑस्कर लेविस जी के द्वारा दी गई है। इसमें वे क्या बताते हैं कि जो लोग हैं, जो मनुष्य जो समाज के अंतर्गत रहते हैं, वो गरीब रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गरीब है वो ईश्वर के द्वारा ही एक गिफ्ट है, उन्होंने ही यह गिफ्ट दी है कि ताकि वो गरीब रह सके, इसलिए वो अपने गरीबी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसे ही बोला जाता है गरीबी की संस्कृति। वो उनको अपना ईश्वरीय देन मानते हैं। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता जो ये है बात, ये किनके द्वारा की गई है, तो गिडिंग्स महोदय जी के द्वारा। सार्वभौमिकता यानी कि सभी जगह समान पाए जाने वाला। क्या, तो संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि विभिन्न धर्म में, विभिन्न जातियों में पाई जाती है, सब में इक्वल रहता है, तो उसको बोला जाता है सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। कुछ ऐसे तत्व जैसे मान लीजिए तुलसी में जल चढ़ाना, तो अगर ये विभिन्न धर्म में विभिन्न रीति रिवाज जो अलग अलग धर्म में देख लिए, आपका हिंदू धर्म के अंतर्गत जो अलग अलग जातियां हैं, हर एक जाति क्या करती है, तुलसी को जल चढ़ाती है, तो वो एक समान तत्व है, सबको इसको मानते हैं, तो ये क्या इसके अंतर्गत आ जाएगा, सांस्कृतिक सार्वभौमिकता के अंतर्गत आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट है सांस्कृतिक द्वंद्व। तो सांस्कृतिक द्वंद्व क्या बताता है कि जब दो संस्कृतियों के बीच उनकी जो विचारधाराएं हैं उसमें अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दो तरह की संस्कृति है, दो विभिन्न जातियों में जो एक ही समाज के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक द्वंद्व बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट है संस्कृति का रूप, वो है पर संस्कृति ग्रहण। नाम से ही जैसे पता चल रहा है दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। कब हम ग्रहण करते हैं, जब अपनी संस्कृति से बेहतर हमें दूसरे किसी की संस्कृति लगती है, तो हम चाहते हैं कि उनकी संस्कृति के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छे अच्छे रीति रिवाज हैं, उनको हम अपने संस्कृति के अंतर्गत समाहित कर सके, ताकि हमारा जो समाज में स्थान है वो उन संस्कृतियों के ग्रहण करने के कारण क्या हो, थोड़ा ऊंचा हो सके। तो ये तो एक दिन में संभव नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती ही रहती है, जिसके फलस्वरूप जो संस्कृति है, मान लीजिए कि कोई निम्न जाति की संस्कृति है, अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी उच्च जाति की संस्कृति को फॉलो करती है, तो उनकी संस्कृति में भी क्या होता है, थोड़ा उत्थान हमें भविष्य में देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट है जो संस्कृति, वो है संस्कृति अंतःग्रहण। संस्कृति के अंतर्गत कुछ उसके अंदर के जो रूप होते हैं, कुछ उसकी प्रथाएं होती हैं, उसको जब ग्रहण किया जाता है तो उसको बोला जाता है संस्कृति अंतःग्रहण। और ये बात किनके द्वारा बोली गई है, तो ये हर्स्कोविट्ज जी के द्वारा ये बात बताई गई है। संस्कृति अंतर्गत हम क्या क्या करें कि उसको हम अंतर्ग्रहण करेंगे, जब
व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के गुणों को क्या करने लगेगा, जब वो सीखने लगेगा, ठीक है, या उसको क्या करेगा, अपने अंतर्गत समाहित करने लगेगा, तो वो संस्कृति अंतर्ग्रहण कहलाएगा। मान लीजिए कहीं गया है, कहीं जाने के बाद उसको दूसरे की संस्कृति भी अच्छी लगी, तो उसको भी वो चाहेगा कि वो अपने अंतर्गत समाहित करे, तो उसको संस्कृति अंतर्ग्रहण बोला जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रतिपद संस्कृति ग्रहण। प्रतिपद संस्कृति ग्रहण क्या होता है कि जब एक संस्कृति मान लीजिए पहले क्या होती है, टूटती है, फिर दोबारा उसका फिर से निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद क्या होता है कि वो फिर से क्रियाशील हो जाती है, तो वो क्या कहला जाता है, प्रतिपद संस्कृति ग्रहण। एक बार उसका टूटना हुआ, विखंडन हुआ, फिर वो उसका फिर से निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद जब वो फिर से अपना क्रिया में आ जाती है, अपने रूप के अंतर्गत आ जाती है, तो उसको पद संस्कृति ग्रहण बोला जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रसार। ये रॉल्फ लिंटन जी के द्वारा दी गई है। उन्होंने मूल संस्कृति की अवधारणा को रॉल्फ लिंटन जी देते हैं। सांस्कृतिक प्रसार में रॉल्फ लिंटन जी बताते हैं कि जब किसी उच्च संस्कृति के गुण जो है वो निम्न संस्कृति में प्रसार हो जाए, उच्च संस्कृति का गुण जो है वो निम्न संस्कृति में आ जाए, तो उसको सांस्कृतिक प्रसार बोला जाता है। और मूल संस्कृति के बारे में रॉल्फ लिंटन जी क्या बताए, ये दोनों ही इनका थॉट है, दोनों के बारे में यही बात करते हैं। मूल संस्कृति में बताते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है मूल, जब एक समाज के लोग क्या करते हैं, समाज में जब वो रहते हैं तो समान आदतें, उनके व्यवहार भी समान होते हैं और समान रूप से उनका विकसित होता है, अपने व्यवहारों को वो विकसित करते हैं और सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो समान रूप से चलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मूल संस्कृति बोला जाता है। और इसे ही वास्तविक में मूल संस्कृति भी बोला जाता है। और ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो रॉल्फ लिंटन जी के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। देखिए ये जितने भी रूप है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों क्या कीजिए कि कौन से संस्कृति के रूपों के बारे में किस समाजशास्त्री में बताया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे याद आपका नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक निर्धारणवाद। सांस्कृतिक निर्धारणवाद की बात किनके द्वारा की गई थी, तो लेस्ली वाइट जी के द्वारा की गई थी। किसका निर्धारण किया जा रहा है, तो संस्कृति का। तो इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, उसका जो व्यवहार है, उसको कौन निर्धारण कर रहा है, संस्कृति निर्धारण कर रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद बोला जाता है। कैसे निर्धारण कर रही है कि जैसे देखिए हम लोग का जो संस्कृति है, इसमें बोला जाता है ना कि जो बड़े आएंगे तो आप उनका आदर कीजिएगा। कोई अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, कोई आपसे बड़ा आता है तो आप तुरंत अपना सीट छोड़ देते हैं, तो ये तो आपका शायद संस्कृति का है बात है। इसमें आपको कोई डेली तो आपको कोई सिखा नहीं रहा है, आप पहले से इसको जान रहे, आप उसको हमेशा फॉलो करते भी आने हैं। तो ये हमें जो हमको अपना बिहेवियर करना सिखाता है, ठीक है, हमारा व्यवहार करना सिखाता है। कौन सिखाता है, संस्कृति सिखाता है। तो ये बात किनके द्वारा बोली गई है, लेस्ली वाइट जी के द्वारा बोली गई है। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हो गया, ये किनके द्वारा किया गया है, एच स्टीवर्ट जी के द्वारा ये रूप के बारे में बात की गई है। इसमें वे बताते हैं कि जो सांस्कृतिक घटनाएं होती हैं उसको पहचानना और उसका जो वर्गीकरण होता है, संस्कृति से रिलेटेड कोई भी घटनाएं हो रही है उसको हम पहचान रहे हैं, पहचानने के बाद उसको अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा। और ये एच स्टीवर्ट जी के द्वारा ये बात बोली गई है। फिर नेक्स्ट हमारा है कल्चर कंस्ट्रक्ट। कल्चर कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, जब समाजशास्त्री और मानव शास्त्री एक ही समय पर किसी समाज का अध्ययन करके संस्कृति की व्याख्या करते हैं तो उसको बोला जाता है कल्चर कंस्ट्रक्ट। उसी प्रकार से और भी विभिन्न संस्कृतियां हैं जैसे जिनके बारे में समय समय पर समाजशास्त्रियों ने बात की है, जैसे स्वायत्त संस्कृति, ये रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा की गई है। फिर सांस्कृतिक संपर्क, किसी संस्कृति के पर संस्कृति के जब हम संपर्क में आते हैं, ठीक है, आने के बाद हम अपने रीति रिवाजों को चेंज करते हैं, तो ये इसको बोला जाता है सांस्कृतिक संपर्क। ये रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा की गई है।
विसंस्कृतिकरण, मतलब अपना तो संस्कृति है लेकिन हम जब दूसरे की संस्कृति के धर्म रीति रिवाजों को अपनाते हैं, अपनाने के बाद उसको जो फॉलो करते हैं, तो ये बात किनके द्वारा बोला गया है, मजुमदार जी के द्वारा विसंस्कृतिकरण। फिर संस्कृति का जो चक्र होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, हम लोग उसको फॉलो करते ही आ रहे हैं, उसके अंतर्गत जब हम परिवर्तन ना करें तो वो संस्कृति चक्र कहलाएगा। ये बताया गया सोरेकर महोदय जी के द्वारा। जीवन प्रकार, ये रेडफील्ड जी के द्वारा बताया गया है। जीवन अवसर, ये मैक्स वेबर जी ने इन्होंने बताया है। फिर प्रौद्योगिकी विलंबना, प्रौद्योगिकी पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया था प्रौद्योगिकी विलंबना कि किनके द्वारा बताया गया है, तो मिकाइवर और पेज जी के द्वारा बताया गया है। फिर सांस्कृतिक विलंबना के बारे में भी स्पेंसर महोदय बताते हैं कि ये मित्रहात है, मित्रहात का वंश है। तो ये सभी क्या था, संस्कृति के विभिन्न रूप थे। इसको आप लोग दोनों क्लास को एक जगह करके नोट कर लें, और मुझे ये पूरा आशा है कि इससे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये आपके पीजीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल के साथ रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।